Welcome, future doctors of India. Welcome back to the Mantra of Biology. I am Varun Agrawal, and this is your channel Mantra of the Biology online biology classes. हमने लास्ट लेक्चर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इट मींस जिसमें सेल ऑर्गेनल्स आपस में मिलकर एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, और वो फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी फंक्शन है. हमारी बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रोटीन लिपिड के ही बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं. तो ये सब पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम उसको बनाकर सेंड करने में, उसको बनाकर और उसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, जिसका हमने एक इंपॉर्टेंट पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है. ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं. On the presence of the ribosome, endoplasmic reticulum it may divided into the two part: rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum. rough endoplasmic reticulum का क्या काम होता है, smooth endoplasmic reticulum का क्या काम होता है, हमने ये सब देखा था, जो कि एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है. आज हम ये देखेंगे कि जब आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब रो प्रोटीन या रो लिपिड बना देता है. देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो रॉ मटेरियल बनाता है. अब गोल्गी एपरेटस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाइड करता है. अब एग्जांपल के लिए अगर किसी भी बॉडी के पार्ट को अगर एंजाइम्स की जरूरत है, तो गोल्गी एपरेटस उस प्रोटीन को एंजाइम में कन्वर्ट कर देगा. अगर किसी उस प्रोटीन को हार्मोन में कन्वर्ट करना है, तो गोल्गी एपरेटस उसको हार्मोन में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, चाहे प्रोटीनेसिस हार्मोन हो, चाहे फिर लिपिड हार्मोन्स हो. लास्ट टाइम जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते पढ़ते हमारे कुछ पॉइंट्स मिस रह गए थे. सडनली जो पूरा सेटअप ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से मुझे बीच में रुकना पड़ा था. ओके, आपने देखा भी होगा वीडियो के एंड में थोड़ा सा मिस्टेक्स आ रही है, वो सडनली सेटअप ऑफ हो गया था. लेकिन हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो तीन कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें जानने बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, ये डेरिवेटिव्स हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड. First of all, the desmotubule. They are a derived structure of a plasmodesmata. ये plasmodesmata के derived structures होते हैं. Clear? That connect the ER of two adjacent cells for exchange of materials. देखिए, प्लाज्मोडेस्मेटा मैंने आपको बताया था, प्लाज्मोडेस्मेटा दो सेल को कनेक्ट करता है. ठीक है, वो एक सेल के साइटोप्लाज्म से निकलता है, वो दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म तक जाता है. डेस्मोटिब्यूल इस प्लाज्मोडेस्मेटा का ही डेरिवेटिव होता है, जो दो सेल के ईआर को कनेक्ट करता है. मतलब दो सेल के एंडोप्लाज्मिक जो टू एडजेसेंट सेल्स होती है, उनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दोनों को कनेक्ट कर देता है, जिसको हम डेस्मोटिब्यूल कहते हैं. ठीक है, तो फर्क है, डेस्मोटिब्यूल दो सेल के ईआर को कनेक्ट करता है, और जो प्लाज्मोडेस्मेटा होता है जो एडजेसेंट सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर देता है. लेकिन बाय द वे ये डेस्मोटिब्यूल जो होते हैं वो प्लाज्मोडेस्मेटा के ही स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये जो डेस्मोटिब्यूल होते हैं ये दो ईआर को कनेक्ट करते हैं. तो एक्चुअली क्या होता है, एक सेल का ईआर का एक थ्रेड निकलकर दूसरे सेल के ईआर तक जाता है. तो ये ईआर का ही एक मॉडिफिकेशन होता है. आई मीन टू से ये ईआर का ही एक मॉडिफिकेशन होता है, जो कि दो सेल के ईआर को कनेक्ट करने में मदद करता है. क्लियर? ओके. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ध्यान रखना, ये वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रेटिकुलम मसल्स फाइबर में पाए जाते हैं, मतलब मसल सेल के अंदर पाए जाते हैं, जिनके अंदर कैल्शियम स्टोर होता है, जो कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं. जब हम पढ़ेंगे मसल्स फाइबर या मसल सेल्स के बारे में देखेंगे फिजियोलॉजी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो टॉपिक है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसमें बताएंगे कि सार्कोप्लाज्मिक जो उसमें जो मसल्स फाइबर के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिसमें कैल्शियम स्टोर होता है. और ये कैल्शियम जो होता है बेसिकली मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है. माइलॉइड बॉडीज क्या होती है? ओके, ध्यान रखना, दे रिप्रेजेंट ए स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, दे आर फाउंड विद इन अ रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम इन नंबर ऑफ लोअर वर्टिब्रीज. जो लोअर वर्टिब्रीज होती हैं उनके रेटिनल जो पिगमेंट है, मतलब जो लोअर वर्टिब्रीज होती हैं, जो उनके रेटिनल पिगमेंट है. रेटिनल पिगमेंट कहने का मतलब है जो आपका बिल्कुल जो लाइक जो रेटिना जो लाइक आईज का जो रेटिना पार्ट होता है, जो इनर आई है उसका जो रेटिना पार्ट होता है, ये उसके अंदर पाया जाता है, जिसका मेन काम होता है विजुअल पिगमेंट के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है. क्योंकि जो विजुअल पिगमेंट होते हैं लाइक रोडोप्सिन है, उसके पिगमेंट से ये उसके मेटाबॉलिज्म से ये रिलेटेड होता है माइलॉइड बॉडीज. ये हम वहीं जब हम क्या कहते हैं, बेसिकली जब हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे आईज के सेंसरी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, जब हम देखेंगे कि माइलॉइड बॉडी का क्या काम रहता है. लेकिन ये लोअर वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, हायर वर्टिब्रेट्स में माइलॉइड बॉडी नहीं पाई जाती है.
तो होता है क्या, वहां पे जो विजुअल पिगमेंट्स होते हैं लाइक रोडोप्सिन वगैरह होते हैं, जब ये टूटते हैं, टूटने के बाद में जब ये टूटते हैं लाइक लाइट की इंटेंसिटी में टूटते हैं, टूटने के बाद में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, और मस्कुलर नॉट मस्कुलर सॉरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं, नर्व इंपल्सन जनरेट होता है, और वो नर्व इंपल्स से उस इंपल्स को फिर वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये लाइक विजुअल पिगमेंट का मेटाबॉलिज्म जरूरी होता है जब भी किसी चीज को देखने के लिए। तो ये विजुअल पिगमेंट के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होते हैं, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही एक मॉडिफिकेशन है। क्लियर। और ये जो भी लाइक जो कि विजुअल पिगमेंट होता है, ये विजुअल पिगमेंट ध्यान रखना रेटिना के पिगमेंट में पाया जाता है। ठीक है, जो रेटिना पिगमेंट की जो एपिथेलियम सेल्स होती है उसमें ये प्रेजेंट रहता है। दैट्स व्हाई ये लाइक जो आपका विजुअल पिगमेंट है, और उसके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है ये माइलॉइड बॉडी, तो माइलॉइड बॉडी भी वहीं पाई जाती है। ओके, चलिए, ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स है जो सोचा कि आपसे डिस्कस करने जरूरी है, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट इन्वॉल्व देम। नेक्स्ट टॉपिक इज गोल्गी एपरेटस। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, प्रोटीन और लिपिड को बना रॉ प्रोटीन बनाना, रॉ लिपिड बनाना, लेकिन जरूरत के हिसाब से फिर उसको गोल्गी एपरेटस उसको कन्वर्ट करता है, मतलब रॉ चीजों को मॉडिफाइड करने का काम गोल्गी एपरेटस करता है। अब गोल्गी एपरेटस में ऐसा होता क्या है कि वो रॉ प्रोटीन या लो लिपिड को मॉडिफाइड कर सकता है। देखिए, इसको मॉडिफिकेशन के लिए इनमें क्या होता है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल किसी भी प्रोटीन को एंजाइम में कन्वर्ट करना है, तो एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगा, उसमें एक्टिव साइट का फॉर्मेशन कर देगा। तो इसी तरीके से इसमें बॉन्डिंग चेंज कर देता है, तो बॉन्डिंग चेंज होने से वो जो आपकी रॉ मटेरियल होता है वो फंक्शनली एक्टिव हो जाते हैं। ओके, चलिए गोल्गी एपरेटस देखते हैं। ओके, अब देखिए, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, जैसे मैं एक बार स्केल ऑन कर लेता हूं। ओके, देखिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्लियर, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने देखा था, जो आपकी एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, और यहां पर आपकी ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्लियर हो गया, चलिए। ओके, अब उसके बाद में अब देखिए यहां पर ये आपका, देखिए अब इसके बाद के मान के चलो, एक मिनट में एक बार ये ऑन कर लेता हूं। ओके, फॉर एन एग्जांपल उसने एक वेसाइकल्स का फॉर्मेशन किया। ये जो आपको दिख रही है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो वेसाइकल्स आपको दिख रही है, ये वेसाइकल्स क्या है बेटा, ये जो वेसाइकल्स आपको दिख रही है, एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। ओके ओके, अब देखिए, ये जो वेसाइकल्स थी, जैसे फॉर एन एग्जांपल हमें प्रोटीन का एग्जांपल लेके चलते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने एक वेसाइकल को रिलीज किया, और जो वेसाइकल होती है उसको ट्रांजिशनल वेसाइकल कहते हैं। ट्रांजिशनल वेसाइकल का मतलब है कि ये वेसाइकल्स, ध्यान रखना, ये जो वेसाइकल्स होती हैं ये लाइक फर्दर ऑन किसी चीज में यूटिलाइज होने वाली होती हैं, इसलिए इंडो ट्रांजिशनल कहते हैं। मतलब ट्रांजिशनल मतलब दो चीजों के बीच की एक स्टेज, तो ये एंडोप्लाज्मिक और गोल्गी एपरेटस की बीच की एक स्टेज है, दैट्स व्हाई इसको ट्रांजिशनल वेसाइकल्स कहते हैं, जो कि अनस्टेबल होती है। जो अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको एक ट्रांजिशनल वर्ड दिया जाता है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर रो प्रोटीन भरा होगा। क्लियर सी बात है, रो प्रोटीन भरा होगा। ओके, अब क्या होता है कि ये रो प्रोटीन जो बना यहां से, ये रो प्रोटीन गोल्गी एपरेटस बनाने में मदद करता है। यही जो है आपका, ये गोल्गी एपरेटस है। ठीक है, ये गोल्गी एपरेटस होती हैं, तो ये जो आपकी जो ट्रांजिशनल वेसाइकल होती है गोल्गी एपरेटस बनाने में मदद करती हैं। जिस गोल्गी एपरेटस की जो फंक्शन यूनिट है वो है सिस्टर्नी। क्लियर हो गया। फिर आप देखिए, फिर क्या होता है कि ये सिस्टर्नी जब एट दी एंड क्या करती है, लाइक सिस्टर्नीज जो दिख रही है जैसे 1 2 3 4 5, ये नंबर ऑफ सिस्टर्नीज डिपेंड करती हैं कि कैसा काम है, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सिस्टर्नी अपने आप को चेंज कर सकती है। जैसा जहां ज्यादा काम होता है वहां पे सिस्टर्नीज के नंबर बढ़ जाते हैं। तो सिस्टर्नीज क्या करती है, फंक्शनल होती है, जो कि मॉडिफिकेशन करने में मदद करती है। फॉर एन एग्जांपल, इसने प्रोटीन को एंजाइम में कन्वर्ट कर दिया। अब ये सिक्रेटरी वेसाइकल्स निकल गए, ये दिख रहे हैं। अब ये वेसाइकल्स को इसने सिक्रेटेड किया किसके फॉर्म में, अब ध्यान रखना इनमें फर्क, क्या फर्क है, इनके अंदर अब एंजाइम भरा हुआ है। ठीक है, इनके अंदर क्या भरा हुआ है, इनके अंदर भरा, ठीक है, इनके अंदर क्या भरा हुआ है, इनके अंदर भरा हुआ है एंजाइम। ठीक है, इनके अंदर एंजाइम भरा हुआ है, इनके अंदर खाली प्रोटीन था, तो प्रोटीन को एंजाइम में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो सिक्रेटरी वेसाइकल्स होती हैं, सिक्रेटरी मतलब क्योंकि बाहर निकली है तो सिक्रेटरी कहते हैं। वेसाइकल्स क्या होता है, इन्होंने एंजाइम को एक मेम्ब्रेन में बाउंडेड कर दिया। इनको सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स, मतलब जो नंबर ऑफ वेसाइकल्स होती है उनको मिलाकर हम वैक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, फिर उस वैक्यूल्स को हम सेल मेम्ब्रेन से बाहर भेज देते हैं। ठीक है, जो कि प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस मैकेनिज्म के थ्रू इस वैक्यूल को बाहर भेज दिया जाता है।
दैट इज अ प्रोसीजर ओनली। जिसमें क्या हुआ, जिसके अंदर देखिए ईआर के अंदर फॉर्मेशन हुआ, गोल्गी एपरेटस के थ्रू मॉडिफिकेशन हुआ एंड लेटर ऑन एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुआ। तो यही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पूरा फंक्शन होता है। तो ये बेसिकली गोल्गी एपरेटस तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक काम, एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ध्यान रखना एक छोटा सा पार्ट है। फॉर्मेशन ईआर ने किया, मॉडिफिकेशन गोल्गी एपरेटस ने किया, लेटर ऑन जो भी आपके वैक्यूल्स होते हैं फिर उसको सेल मेम्ब्रेन के बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। ओके, तो ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर थे। क्लियर हो गया? चलिए मैं क्लियर ऑल कर देता हूं। ओके, अब क्लियर ऑल कर देता हूं। अब देखिए आपके कैमिलियो गोल्गी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एक डेंस स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर को, जो कि न्यूक्लियस के पास में होता है, उसको नर्व सेल से आउल के नर्व सेल से इसको आइसोलेट किया था। मतलब सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन, मतलब डेंसली स्टेन किया गया, मतलब उसको जो क्या कहते हैं उल्लू के नर्व सेल से इसको निकाला गया। ठीक है, नर्व सेल्स में ये तो प्रेजेंट रहता ही है, सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं रहता, लेकिन गोल्गी एपरेटस तो प्रेजेंट रहता ही है। ठीक है, अब उसको वहां से निकाला गया, लेकिन दिक्कत क्या थी कि इसको देख नहीं सकते सीधा आप माइक्रोस्कोप में। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि साइटोप्लाज्म और गोल्गी एपरेटस का जो रिफ्रैक्टरी इंडेक्स होता है सेम होता है। अब ये उसका मतलब क्या है? मतलब अगर एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तो सब कुछ आपको एक जैसा दिखाई देगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो तो आप कुछ अलग अलग दिखाई देना। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक है तो आपको सब कुछ एक दिखाई देगा, एक जैसा दिखाई देगा। मान के चलो पानी के अंदर आप नमक डाल दो, नमक घुल जाता है, तो अब क्या आप माइक्रोस्कोप से पानी और नमक को अलग देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। हाँ, मिट्टी डाल दो, आपको अलग अलग दिखाई देंगे, वो तो क्या आंखों से भी दिखाई दे जाएंगे। इसलिए क्या किया कैमिलियो गोल्गी ने, गोल्गी एपरेटस को देखने के लिए उसको अलग से कलर कर दिया। ठीक है, अलग से कलर कर दिया कि तुम अलग से कलर हो तो अब तुम ही नजर आओगे सिर्फ। ठीक है, तो अब ये देखिए, तो उसका नाम क्या हुआ, इसको लेटर ऑन उसका नाम रखा गया गोल्गी बॉडी। ठीक है, और उसने एक्चुअली किस स्टेन को यूज किया था? उसने सिल्वर नाइट्रेट, जैसे क्या होता है उसके अंदर किसने स्टेन को यूज किया था? सॉरी, उसने सिल्वर नाइट्रेट स्टेन को यूज किया था जिस, और गोल्गी एपरेटस, क्योंकि बिकॉज माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ गोल्गी एपरेटस इज क्वाइट डिफिकल्ट। और बाद में उसका नाम गोल्गी एपरेटस दिया गया, गोल्गी बॉडीज दिया गया, क्योंकि कैमिलियो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया था 1988 में, 1898 के अंदर। तो इसके नाम पर उसको गोल्गी एपरेटस दे दिया गया, गोल्गी बॉडीज दे दिया गया। ठीक है, गोल्गी बॉडीज और गोल्गी एपरेटस एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। ओके, तो ध्यान रखना ये साइटोप्लाज्म और गोल्गी बॉडीज का जो बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एक होता है। तो इसको देखने के लिए इसको सिल्वर नाइट्रेट जैसे स्टेनिंग एजेंट से उसको स्टेन किया गया, डार्क स्टेन किया गया, और फिर देखा गया। आपने देखा होगा बहुत सारे इस मूवीज होती हैं जिसमें क्या होता है कि कई बार चोर को पहचानने के लिए, क्या करते हैं कि अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि चोर कभी क्या कहते हैं सोल्जर्स में आकर मिल गया। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है हमारे सिपाहियों के साथ चोर आके मिल जाते हैं। अब क्या होता है, उन्होंने कैसे मिले, उन्होंने सिपाहियों की ड्रेस पहन ली और वो चोरों सिपाहियों के साथ घूम रहे हैं, हमारे पुलिस सोल्जर्स के साथ घूम रहे हैं। अब उस वक्त क्या होता है कि उन चोरों को पहचानने का, अब पहचानना मुश्किल पड़ जाता है क्योंकि वे सब एक साथ घूम रहे थे, अब कैसे पहचाने? ठीक है, तो उनके कमांडर ने क्या सोचा कि उनको डाउट था कि कहीं ना कहीं मिला हुआ इनसे, कहीं ना कहीं उनसे मिला हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने पहले से ही उसके कमांडर्स ने सिपाहियों को, उनके अपने जो सोल्जर्स होते हैं, मतलब जो उनके सोल्जर्स होते हैं, जो टीम होती है, उनको पहले ऑर्डर दे रखे थे। क्या ऑर्डर दे रखे थे? कि जैसे ही क्या कहते हैं, पहले ऑर्डर दे रखे थे। क्या ऑर्डर थे? कि जैसे ही मैं तुम पर क्या कहते हैं, जैसे ही कि अगर उन पे कलर फेंका जाएगा, तो कलर फेंकते ही, जैसे उन पे कलर फेंकोगे तो आपकी जो ड्रेस होगी वो एकदम से व्हाइट पड़ जाएगी। ठीक है, और उन पे कलर फेंका गया। कलर फेंकते ही जब देखा कि ड्रेस व्हाइट पड़ गई, लेकिन अकेला ऐसा एक सोल्जर था जिसकी ड्रेस व्हाइट नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि वो क्या कहते हैं, उसने खुद की ड्रेस थी उसकी, तो इसलिए इसको पहचान लिया गया। तो इसी तरीके से ये मैं आपको एक हॉलीवुड की कहानी की, हॉलीवुड की एक स्टोरी सुना रहा हूँ। हो सकता है क्योंकि अब लग रहा है कि सर ये क्या है, अजीब अजीब चीजें फेंक रहे हो, लेकिन अब मूवी है, मूवी में तो कुछ चीज ऐसी होती है जो फेंकी जाती है। तो वो एक मेथड था जिन्होंने उसे चोर को आइसोलेट किया, अलग किया। तो वैसे ही यहाँ पर उन्होंने इस तरीके के मेथड को यूज किया, अलग करने के लिए उसको कलर कर दिया। अब बोला अब दिखा, अब कैसे छुपेगा, अब तो जो कलर में आना पड़ेगा। तो सिल्वर नाइट्रेट को उन्होंने एज ए स्टेनिंग एजेंट यूज किया था। ओके, सिस्टर्नी ध्यान रखना जो होती है, सिस्टर्नी गोल्गी एपरेटस की फंक्शन यूनिट होती है। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप। ठीक है, फ्लैट होती है और डिस्क होती है। ठीक है, डिस्क जैसी होती है, और जो कि जिसे हम सिस्टर्नीज कहते हैं,
जिनका जो साइज होता है 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर जिनका डायमीटर होता है, मतलब हर सिस्टर्नी का जो डायमीटर है 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर, तो फ्लैट होती है, ठीक है, डिस्क जैसी होती है, मतलब बिल्कुल फ्लैट होंगी और डिस्क जैसा कर्व हो जाता है उनमें। क्लियर हो गया? दे आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है। एंड वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, मतलब ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है उसमें जो सिस्टर्नीज का नंबर ये वेरी कर सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो सेल कहां पर प्रेजेंट है। फॉर एन एग्जांपल, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल के अंदर सिस्टर्नीज होंगी तो नंबर ज्यादा होंगे, क्योंकि वहां पे ज्यादा काम करना पड़ता है। जैसे कि टेस्टिस्टेरोन, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेस्टिस है, वहां पे हार्मोन्स का फॉर्मेशन करना पड़ता है, लिपिड जो स्टेरॉइड हार्मोन का फॉर्मेशन करना पड़ता है, तो इसलिए वहां पर सिस्टर्नीज के नंबर ज्यादा हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है उनके फंक्शन के ऊपर। ओके, देखिए आप यहाँ पे दिख रही है, ये देखिए सिस्टर्नीज है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसलिए मैंने इसको अलग से आइडेंटिफाई रखा है, ये सिस्टर्नीज है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे पहली सिस्टर्नी, ठीक है, फिर देखेंगे आप दूसरी सिस्टर्नी, अब यहाँ पे देखेंगे तीसरी सिस्टर्नी, ठीक है, चौथे देखेंगे, आगे देखेंगे चौथी सिस्टर्नी, फिर देखेंगे पांचवी सिस्टर्नी, फिर देखेंगे छठी सिस्टर्नी, फिर ये क्या होता है, यहाँ से ये वेसाइकल्स बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये देखिए 6 सिस्टर्नी इसके अंदर दिखाई गई है। अब ये जो सिस्टर्नीज होती है एक दूसरे के पैरेलल है, देखिए ये एक दूसरे के पैरेलल है। देखिए एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये सॉरी एक चीज मैंने एक मिनट मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात, ये जो सिस्टर्नीज है, ये सॉरी ये क्या कहते हैं, फर्स्ट सॉरी ये वेसाइकल है, मैंने थोड़ा गलत दिखाया पे, ये आपका ये पहली सिस्टर्नी है, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, ये दूसरी सिस्टर्नी है, ठीक है, और ये आपकी तीसरी सिस्टर्नी है, ओके, और ये है आपकी चौथी सिस्टर्नी है, 4 सिस्टर्नी है, सॉरी, क्योंकि ये जो वेसाइकल्स है ना, ये जो वेसाइकल्स है ये तो ईआर के थ्रू वो ट्रांजिशनल वेसाइकल है जो कि सिस्टर्नी बनाने में अब यूज हो रही है। तो उसने पहली सिस्टर्नी बनाई, पहली से दूसरी बनी, दूसरी से तीसरी बनी, तीसरी से चौथी बनी, और फिर चौथी से ये आपकी पांचवी बन गई, फिर पांचवी से आपके सेक्रेटरी वेसाइकल्स को बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो इसमें 5 सिस्टर्नीज है। हो सकता है कि किसी का किसी जो एग्जामिनर है उसका थोड़ा सा दिमाग फिर जाए और पूछ ले कि ये डायग्राम, क्योंकि एनसीईआरटी का है, हाउ मेनी नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन दिस डायग्राम, तो लाइक देयर आर 5 सिस्टर्नीज आर प्रेजेंट इन दिस डायग्राम। जिसमें आपका जो पहले वाला स्ट्रक्चर है, ये जो पहले वाला स्ट्रक्चर है ये है आपका, ध्यान रखना, ये जो पहले वाला स्ट्रक्चर है, ये पहले वाला स्ट्रक्चर क्या है, वो ट्रांजिशनल वेसाइकल है जो कि गोल्गी अपरेटस बनाने के लिए फ्यूज हो गई है। और ये जो लास्ट स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है ट्रांजिशनल वेसाइकल का, सॉरी सेक्रेटरी वेसाइकल का। तो जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है आपका, ये आपकी ट्रांजिशनल वेसाइकल है जो कि ईआर से निकल कर आ रही है, ठीक है। मैं अब लिख देता हूं यहां पर, ओके, एक मिनट, ओके, एक मिनट सॉरी। तो ये आपकी है ट्रांजिशनल वेसाइकल, ओके, क्लियर, ये ट्रांजिशनल वेसाइकल है। और ये जो आपको दिख रही है ये वाली, ठीक है, ये सेक्रेटरी वेसाइकल है। समझ में आ गया? तो लाइक इस तरीके से सारा अरेंजमेंट आपके डायग्राम में दिया गया, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में केवल एक ही चीज को मार्क किया गया, वो है सिस्टर्नीज, ओके। चलिए, the Golgi apparatus are concentrically arranged near the nucleus and has two face, मतलब जो गोल्गी apparatus होता है वो concentrically होता है। concentrically का मतलब क्या है, देखिए अगर आप ये देखेंगे यहां पर क्या होता है, ध्यान रखना, जैसे फॉर एन एग्जांपल कि जैसे अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पर क्या होता है बेटा, जैसे यहां पर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, क्लियर होगी, और यहां पर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। समझ में आ गया, ये न्यूक्लियस होता है, यहां पर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में होती है, तो न्यूक्लियस की तरफ फेस है इसका, आप देखेंगे तो अब न्यूक्लियस की तरफ फेस रहता है इसका जनरली। अब ये ध्यान रखना, अब ये एक दूसरे, अब ध्यान रखना कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड होती है, मतलब कहने का मतलब है अगर आप देखेंगे तो ये डिस्क है, तो डिस्क का यहाँ का सबका सेंटर एक ही है। अगर आप देखेंगे तो ये अगर इस तरीके से इसको आप देखेंगे तो ये अगर आपकी जो डिस्क है, ठीक है, इस डिस्क को आप देखेंगे तो ये इस तरीके से होगी, ठीक है, ये भी डिस्क आपकी इस तरीके से होगी,
अगर आप थोड़ा सा इसको आगे लेके जाएं तो ये भी थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा हाइपोथेटिकली थोड़ा सा आगे करें, इमेजिनरी करके देंगे, जो भी इस तरह से होगी। अगर आप ये डिश देखेंगे, ये इसको थोड़ा सा आगे करें, इसको थोड़ा सा आगे करें और इसको थोड़ा सा आगे करें, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिस्टर्नीज है उसका केवल एक ही न्यूक्लियस, एक ही सेंटर है। मतलब जो नंबर ऑफ सर्कल्स है, अगर नंबर ऑफ सर्कल्स का सिर्फ एक ही सेंटर होता है तो उसको हम कॉन्सेंट्रिक सेंटर्स कहते हैं। जो नंबर ऑफ सर्कल्स का, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं एक बार सर्कल स्ट्रक्चर बनाता हूं। ओके, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ सर्कल्स बनाए हैं, तो नंबर ऑफ सर्कल्स का अगर आप देखेंगे यहाँ पे केवल एक ही सेंटर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सर्कल्स का एक ही सेंटर है, उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिकली ये अरेंज की गई है। ओके, सेकंड पॉइंट, इनके ध्यान रखना, जनरली न्यूक्लियस के साथ में अरेंज होती है। इसके दो फेस होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स जिसको हम सिस कहते हैं और फॉर्मिंग फेज होता है, दूसरा होता है कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ट्रांस और मैच्योरिंग फेस होता है। अब आता है, देखिए यहां पर आप देखेंगे ये जो फेस, ध्यान रखना, ये जो आपका जो लाइक कहने का मतलब है, जो पार्ट आपका रिसेंटली बन रहा होता है, जो पार्ट आपका रिसेंटली बन रहा होता है उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स साइड और उसको कहते हैं फॉर्मिंग फेज। मतलब जो पार्ट आपका बन रहा होता है उसको हम कहते हैं फॉर्मिंग फेज और उसको हम कहते हैं सिस फेज या सिस फेज कहते हैं। और जो फॉर्मिंग मतलब बन रहा है, कॉन्वेक्स क्योंकि उसकी साइड कॉन्वेक्स है, जो लेंस का होता है ना कॉन्वेक्स होता है उससे है, और उसको सिस फेस कहते हैं। ये देखिए सारी एक्सेस है। और ये लास्ट वन होता है मैच्योरेशन, ये होता है लास्ट होता है मैच्योरिंग फेज होता है, जो कि ट्रांस फेज होता है, जो कि कॉनकेव साइड होती है। अब यहाँ पे देखिए दिस इज अ फॉर्मिंग फेज, ये आपकी फॉर्मिंग फेज है। ओके, जो कि क्या होती है आपकी सिस फेज भी कहते हैं, कॉन्वेक्स भी कहते हैं। और लास्ट वन आपकी मैच्योरिंग फेज होती है। ये जो मैच्योरिंग फेज होती है, जो मैच्योर हो चुकी होती है। ओके, और जिसको हम ट्रांस फेज भी कहते हैं, और उसका स्ट्रक्चर कॉनकेव जैसा होता है तो उसको हम कॉनकेव कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब आपकी यहाँ पे जो वेसाइकल्स होती हैं, जो आपके ट्रांजिशनल वेसाइकल्स होती हैं, इन्हीं ट्रांजिशनल वेसाइकल से सिस्टर्नी बनती है। पहली सिस्टर्नी से फिर दूसरी सिस्टर्नी बनती है, दूसरी से तीसरी बनती है, तीसरी से चौथी बनती है। तो जो आपकी सिस्टर्नी ध्यान रखना न्यूक्लियस के पास में होगी, जो सिस्टर्नी आपके न्यूक्लियस के पास में होगी, इन शॉर्ट वो होगी आपकी, ध्यान रखना, कॉन्वेक्स साइड, और या कह सकते हो फॉर्मिंग फेज। और जो सिस्टर्नी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगी उसे कहेंगे मैच्योरिंग फेज, क्योंकि या फिर कॉनकेव साइड, क्योंकि एट द एंड क्या होता है कि इसी से आपके ट्रांजिशनल वेसाइकल्स जो होते हैं, सॉरी सेक्रेटरी वेसाइकल्स जो होते हैं, वो टूट कर बाहर आते हैं। जैसे कि एक ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया और मिलकर एक वैक्यूल बना दिया, फिर वैक्यूल को सेल मेम्ब्रेन से बाहर भेज दिया। ओके, नाउ कॉन्वेक्स, सिस या फॉर्मिंग फेज। इट इज अ प्लेस वेयर गोल्गी apparatus स्टार्ट टू बी कंटिन्यूअसली फॉर्म, और ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के पास में होती है। मतलब ये फेज है, ये वो प्लेस है जहां पर गोल्गी apparatus अपने आप को बनाना शुरू करता है, और ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के सबसे पास में होती है। ठीक है, और ईआर वेसाइकल्स क्या होती हैं, जब वेसाइकल्स निकलती है, मतलब जो आपकी ट्रांजिशनल वेसाइकल्स होती हैं वो तो सर्कुलर होती हैं, धीरे धीरे क्या होती है, फ्लैट हो जाती है, और फ्लैट होने के बाद में एक सिस्टर्नी बनाती है। फिर जो पहली सिस्टर्नी होती है उनसे क्या होता है, वेसाइकल्स निकलती हैं, उनसे भी सेकंड ट्रांजिशनल वेसाइकल्स निकलती हैं, फिर वो वेसाइकल फिर वो फ्लैट होती है तो सेकंड सिस्टर्नी बनाती है। फिर सेकंड सिस्टर्नी से फिर एक और ट्रांजिशनल वेसाइकल निकलती है, फिर वो फ्लैट होती है, फिर वो तीसरी लाइक उस सिस्टर्नी बनाती है। ठीक है, नाउ कॉनकेव एंड ट्रांस और मैच्योरिंग फेज क्या होता है, ये वो फेस है जो कि गोल्गी apparatus, ये वो प्लेस है जहां गोल्गी apparatus फुली मैच्योर हो चुका होता है और जो कि सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। मतलब यहाँ पे गोल्गी apparatus फुली मैच्योर हो चुका होता है और सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास होता है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, गोल्गी apparatus में तीन पार्ट रहते हैं, गोल्गी सिस्टर्नी जो कि फंक्शन यूनिट होती है, गोल्गी सिस्टर्नी से जो सेक्रेटरी वेसाइकल्स निकलती है उन्हें गोल्गी वेसाइकल्स कहते हैं, फिर गोल्गी जो वेसाइकल्स होती है, नंबर ऑफ वेसाइकल्स मिलकर एक वैक्यूल बनाती है, गोल्गी वैक्यूल कहते हैं। ओके, गोल्गी सिस्टर्नी आप देखेंगे तो इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द गोल्गी apparatus, जो कि आपकी सिस्टर्नी जो होती है फंक्शन यूनिट होती है, क्योंकि वही काम करती है। एक्चुअली क्या है इसका फंक्शन का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है जो मॉडिफिकेशन होता है ना लिपिड या प्रोटीन का, वो गोल्गी apparatus के अंदर चलता है। गोल्गी apparatus के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम कहते हैं ग्राउंड सब्सटेंसेस। यही जो लिक्विड होता है यही उसमें बॉन्डिंग को रीअरेंज कर देता है, जिससे वो फंक्शनल यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ओके,
एपरेटस के अंदर 6 से 30 सिस्टर्निस प्रेजेंट रहती हैं जो कि एक दूसरे से लगातार वेरी करती रहती है, मतलब सॉरी अरेंज होती है और ये वेरी कर सकती है। एट द कॉर्नर ऑफ सिस्टर्नी वेसिकल्स अराइजेस होती हैं और फिल्ड विद द ऑल प्रिपेयर्ड केमिकल्स बाय द सिस्टर्निस, मतलब एट द कॉर्नर ऑफ सिस्टर्नी वेसिकल्स, मैं आपको दिखाऊंगा डायग्राम। सिस्टर्नी वेसिकल्स कॉर्नर से, मतलब जो सिस्टर्निस के कॉर्नर से वेसिकल निकलती है, ओके और जो कि उसमें क्या होते हैं, केमिकल्स फिल्ड होते हैं, मतलब वही केमिकल्स फिल्ड होंगे जो केमिकल बनाए गए हैं, मतलब फॉर एन एग्जांपल एंजाइम बनाया गया तो एंजाइम फिल होगा, हार्मोन बनाया गया तो हार्मोन फिल होगा। ठीक है, आफ्टर द मैच्योरेशन ये वेसाइकल पिंच होती है सिस्टर्नी से और निकलकर बाहर आती हैं और फिर ये सारी वेसाइकल्स आपस में मिलकर एक लार्ज वैक्यूल बनाती है। अब देखिए ये लार्ज वैक्यूल बन गई, ठीक है, सारी वेसाइकल फ्यूज होकर या तो इसको यूटिलाइज कर ले जाता है, मतलब जैसे कि प्लांट के अंदर वैक्यूल का यूटिलाइज किया जाता है, एनिमल सेल में यूटिलाइज नहीं होता वैक्यूल का, या फिर उसको सेल मेम्ब्रेन से एज पर रिक्वायरमेंट बाहर भेज दी जाती है। तो ये पूरा तो ये गोल्गी एपरेटस का फंक्शन हुआ। देखिए व्हाट आई मीन टू से द गोल्गी एपरेटस, इसमें क्या होता है, गोल्गी एपरेटस में 3 पार्ट है। गोल्गी सिस्टर्नी जो कि फंक्शन यूनिट होती है जो एक्चुअली मॉडिफिकेशन करती है, गोल्गी वेसाइकल्स जो होती है सेक्रेटरी वेसाइकल्स होती है जो कि इसके कोने से टूट टूट कर बाहर आते हैं और वेसाइकल्स बनते हैं जिसके अंदर केमिकल भरे होते हैं, फिर वो सारे वेसाइकल्स मिलकर वैक्यूल्स बनाते हैं और उसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बाहर भेज दिया जाता है। मैं एक एनिमेशन दिखाता हूं उससे आपको क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे ट्रांजिशनल वेसाइकल्स है, अगर आप ये ट्रांजिशनल वेसाइकल देखेंगे, ये जो ट्रांजिशनल वेसाइकल है ये वेसाइकल निकलकर कहां से आई है, ये ईआर से निकलकर आई है, ठीक है, ये आपके, ठीक है, ये आपके सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, ये ईआर से निकलकर आई है, क्लियर हो गया। अब ये ट्रांजिशनल वेसाइकल होती है, फिर क्या होता है इनसे सिस्टर नहीं बनती है, मतलब ये वेसाइकल क्या होगी, ये वेसाइकल क्या होती है, फ्लैट हो जाती है, फ्लैट हो गई तो फिर क्या होता है, फिर उनसे लगातार एक से दूसरी बनती है, उसी तरीके से इससे फिर क्या होगा, एक वेसाइकल निकलेगी, ठीक है, ट्रांजिशनल वेसाइकल निकलेगी, फिर उसे दूसरी सिस्टर्नी बन जाएगी, फिर उसे दूसरी उससे आपकी नेक्स्ट ट्रांजिशन वेसाइकल निकलेगी, फिर वो फ्लैट होगी, फ्लैट से फिर नेक्स्ट सिस्टर्नी बनेगी, लगातार इस तरीके से सिस्टर्नी बनती जाती जब तक कि उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट ना बन जाए। फिर जो एंड की जो सिस्टर्नीज है उसके जो आपके कॉर्नर है उनसे क्या होता है कि आपका जो सिस्टर्नीज जो आपकी वेसाइकल्स हैं वो पिंच ऑफ होती है, मतलब यहां से ये बाहर निकलती हैं। अब ये सारे जो सेक्रेटरी वैक्यूल्स होते हैं इनके अंदर वो केमिकल फिल्ड होते हैं। अब इस सेक्रेटरी वैक्यूल्स को फिर बाद में वैक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वैक्यूल्स को कन्वर्ट करने के बाद जैसे रिक्वायरमेंट है उसको सेल से बाहर भेज दिया जाता है, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आपके सेल मेम्ब्रेन है, फिर इसको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू उसको बाहर भेज दिया जाता है। ये मेथड होता है बेसिकली, ओके। द गोल्गी एपरेटस पार्टिसिपेट इन, ये क्वेश्चन है, breakdown of fatty acid, formation of secretory vesicles, respiration in bacteria, activation of amino acid। देखिए गोल्गी एपरेटस जो होती है फैटी एसिड के ब्रेकडाउन में नहीं, फैटी एसिड के फॉर्मेशन में मदद करती है, ठीक है, मतलब मॉडिफिकेशन करती है, तो ये वहां मदद करेगी। फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स, बिल्कुल सेक्रेटरी वेसिकल्स बनाती है। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, उसमें मेसोसोम काम करता है। एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स ना, ये एमिनो एसिड्स लाइक ध्यान रखना, ये एक्टिवेशन एमिनो एसिड्स का कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं होता। सो द बेसिकली योर राइट आंसर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द सेक्रेटरी वेसिकल, जो कि नीट 2018 का आपका क्वेश्चन है। Okay, now the following function it can be performed by the Golgi apparatus। सबसे पहला पैकेजिंग एंड द सिक्रेशन ऑफ जनरल मेटाबोलाइट्स जो हमने अभी अभी देखे हैं, क्लियर, मॉडिफिकेशन करना प्रोटीन का, सेल वॉल का फॉर्मेशन करना, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करना, एक्रोसोम का फॉर्मेशन करना, ये सब हम पढ़ेंगे लेटर ऑन अभी नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम वन बाय वन सब चीजों को एक बार और डिटेल में देखेंगे। तो ये था आज का गोल्गी एपरेटस, जो कि एक तरह की मशीनरी होती है जो लगातार बनके फाइनली सेक्रेटरी वेसिकल्स को बाहर निकाल देती है, ओके, जिसमें सिस्टर ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि ट्रांजिशनल वेसिकल के फ्लैट होने से ही बनती है। क्लियर हो गया, चलिए आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे गोल्गी एपरेटस के फंक्शन से रिलेटेड टॉपिक, ओके, फिर हम इसको वैक्यूल्स और हमारा लाइसोसोम पढ़कर हम इसको फिनिश कर देंगे, ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।